ओके, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इन टुडेज सेशन। माई सेल्फ विशाल गुप्ता, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज डेली लर्न क्लास। आज हमारा जो लेक्चर है बच्चों, वो लेक्चर नंबर 3 है फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स कवर कर रहे हैं हम लोग आज, लेक्चर 3। और लेट मी टेल यू ऑल, दीज ऑल लेक्चर्स आर स्पेशली क्यूरेटेड फॉर क्लास 10th एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। हमारे जितने भी बालक बालिकाएं हैं क्लास 10th में, and all those who are preparing for their term 2 examination, भैया बहुत हेल्प करेगा ये आपकी। और और आपकी हेल्प भी करेगा। और इफ यू मूव इट फॉरवर्ड, आप अपने दोस्तों के संग लेके जाओ, उनकी तो और भी हेल्प करेगा यार ये। ठीक है, मेक श्योर यू शेयर द कंटेंट विद योर फ्रेंड्स। शेयर दिस वीडियो अमंग योर क्लोज फ्रेंड सर्कल्स सो दैट दे वोंट गेट कि उनको अच्छे सोर्सेस से पढ़ने को नहीं मिला, एंड सम वे वन और अदर आप उनकी हेल्प कर रहे होगे। ठीक है, तो लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। बिफोर दैट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विशाल गुप्ता। आई एम फ्रॉम डेली लर्न एंड वी आर क्रिएटिंग दिस लेक्चर स्पेसिफिकली फॉर आवर सब्सक्राइब मेंबर्स, राइट। बहुत बढ़िया, चलो। तो जितना भी हमारा ये टॉपिक है आज का, इसमें हम लोग क्या-क्या कवर करेंगे? द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि क्या-क्या कवर करने वाले हैं। रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड द क्वेश्चन्स दैट रिलेट्स टू देम, वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ देम ऑल टुगेदर इन टुडेज़ सेशन। लेक्चर नंबर 3 हमारा होने वाला है ये। अभी तक क्या पढ़ा है लेक्चर 1 और 2 में, उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। स्टार्ट करें? I hope you all are having your pen and copy with you and you are not missing on making the notes. Making the notes is a very important thing. आप सब लोग अपने notes create कर रहे होंगे। Making the notes in your handwriting and as per your methods of defining it is very important. आप जैसा उसको लिखोगे, आप उसको वैसा ही लास्ट टाइम में रिकॉल कर पाओगे, and that's what is going to play a major role in your studies. ठीक है, बहुत बढ़िया। Let's recall what we have already studied. We have studied about electric circuit. What is electric circuit? A continuous and closed path of electric current जहाँ पे करंट फ्लो हो पाएगा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट, बट दैट पाथ हैज टू बी क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस, राइट। देन हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ द चार्जेस एंड इट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट वी से इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज हाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट। Q इज इक्वल्स टू आई टी, या फिर हम बोलते हैं I इज इक्वल्स टू Q बाय टी। Q बाय टी जब हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं रेट ऑफ charge, amount of charge flowing to the wire in per unit time, right? Then how we define electric potential? Electric potential की बात हमने करी थी। We define the electric potential with the help of the work done in carrying the charges। हमने पोटेंशियल को डिफाइन ही करा था कि कितना काम वो करना पड़ता है एक चार्ज को एक दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। दैट इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वी सेड दैट V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। जितना काम करेंगे इतने चार्ज को ले जाने के लिए, दैट इज आवर पोटेंशियल। जैसे आपका जो पोटेंशियल है, it define how much like if you are in athletes, yeah, if you play some game, you make some content, you dance, you sing, so your ability, your potential define कि how much longer you can do it and how effectively you can do it, right? The same case of battery, how much charge a battery can take, and what work it has to do in carrying that charge is defined as its potential। okay, बहुत बढ़िया। तो how we define the potential? Potential across the end of a metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the flowing current provided the temperature remain constant। ये हम लोगों ने बात करी थी ओम्स लॉ की। That's what we discussed about ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बोला था? ओम्स लॉ ने कहा था जो V होता है हमारा प्रोपोर्शन होता है, सेकंड लेक्चर में पढ़ा था हमने। V जो होता है प्रोपोर्शन होता है I के, फ्रॉम देयर V इज इक्वल्स टू आई आर वेयर आर रिमेन एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये हमारा ओम्स लॉ था बच्चों। रेजिस्टेंस क्या था? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाह रहा है, लेकिन वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ व्हिच द फ्लो इज नॉट वेरी स्मूथ, इट्स काइंड ऑफ हिंडर्ड, बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं आपस में, राइट। फॉर डिफरेंट वायर्स द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर आर डिफरेंट। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्री इलेक्ट्रॉन दैट दे आर हैविंग। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा वो लड़ेगा आपस में। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों? अ कंपोनेंट व्हिच कैन चेंज the resistance across the wire and it can continuously do it, increasing or decreasing on the both front। का बढ़ा सकता है, घटा सकता है। That device is your rheostat। क्या बोलते हैं उसको? Rheostat। A device which is
used in a circuit to provide a variable resistance is your rheostat. ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे, अगर आपको याद होगा. Let's roll out and know more about the resistance. Resistance था क्या? That amazing GIF that we have used of the picture that we have used. I hope you all are seeing our efforts. जो हम लोग put कर रहे हैं. Let me tell you, this is being done by one of our graphic designer, and he is also an engineer himself. He is in engineering right now, and he is helping us in doing all this. Chalo. Now observe this. We also related some different quantities and found last in the last time we defined a relation of resistance and resistivity. हम लोगों ने याद करो वो करा था. हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन करी थी, अगर हम लोग के पास दो वायर है बच्चों, जिसकी एक की लेंथ एल है और एक की एल प्लस डेल्टा एल या फिर कुछ और उसकी एक्स्ट्रा लेंथ है. बाय यूजिंग दैट हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर एज द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस, एज द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये जो लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होगी तो इसमें कहीं न कहीं आपका जो नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो डिफर करेगा। क्योंकि आप ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, जितना लंबा पाथ होगा, उसको जाने के लिए अगर वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो डिफिकल्टी उतनी ज़्यादा ही होगी। तो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट डिफरेंट लेंथ, more length implies more distance has to be traveled by the electron against the resistance. It means resistance increases along the length, resistance बढ़ेगा जब लेंथ बढ़ेगी, तो ये बात हमने करी थी. लेटर ऑन वी सेड कि हाउ द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एरिया. इफ द एरिया ऑफ द वायर इंक्रीजेस, यू कैन से हियर वी हैविंग द एरिया ए एंड हियर यू कैन सी अ मेजर डिफरेंस. लेट्स से ए इज प्लस डेल्टा ए, थोड़ा और बढ़ गया, राइट? तो सेम लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया. मोर एरिया इंप्लाइज मोर स्पेस फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव. ज्यादा एरिया है तो ज्यादा स्पेस है, राइट? रोड चौड़ी हो गई अभी, रोड चौड़ी है तो आराम से आप उससे निकल पाओगे. इसका मतलब है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. Air resistance is inversely proportional to the area. It means they are definitely connected and inversely connected. Analogy क्या है? अभी ये यही मैं आपको analogy समझा रहा हूँ. तो just understand this analogy and whole concept is crystal clear to you. बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए. एक सिचुएशन मानो बच्चों, एक सिचुएशन को आप लोग एनालाइज़ करो. नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन एज़ अ क्लासरूम फुल ऑफ द स्टूडेंट एंड द कोर ऑफ अ मेटल, ठीक है? मतलब वो क्या है? वो है क्या? वो कोर ऑफ द मेटल है. वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्लासरूम है वो बच्चों से फेल है, एक्चुअली में वो कोर ऑफ द मेटल है. एंड यू योरसेल्फ एज़ एन इलेक्ट्रॉन, आप क्या हो? आप इलेक्ट्रॉन हो, राइट? आप इलेक्ट्रॉन हो, ये आपका कोर ऑफ द मेटल है. या फिर अगर आप अपने को इससे रिलेट कर पा रहे हो तो समझ पा रहे होगे. अगर अब आप भाग रहे हो और आप कोर से पास हो रहे हो, तो क्या देख पा रहे हो कि ये क्लासरूम से अगर आपको पास होना है तो भाई जगह बहुत कम है. कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत आएगी आपको. तो इसका मतलब क्या है? 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा. एक तो उसमें लंबाई कितनी है और एक वो चौड़ा कितना है, कितना स्पेस है आपके लिए जाने के लिए, राइट? अगर ये और चौड़ा होता तो शायद आप यहाँ से चले जाते, राइट? You would have chosen a different और ईज़ी पाथ. लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा. तो द पर्टिकुलर केस कि भैया कोर कोर जो है हमारी वो ज़्यादा, उसमें नंबर ऑफ पीपल्स हैं और हमारे पास लेंथ भी उसकी ज़्यादा है. तो 2 फैक्टर हैं जिसमें वो डिपेंड करेगा. एक तो लेंथ पे करेगा डायरेक्टली और एक एरिया पे करेगा इनवर्सली. तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे. अब अगर मैं इन दोनों को हटाता हूँ, लाइक इफ आई सॉल्व इट, व्हाट आई विल बी गेटिंग, राइट? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो R, चलो मैं यहीं लिखता हूँ बच्चों, इस पे नहीं लिखता हूँ मैं. मैंने वैसे ये रोड का एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको हेल्प करने की कोशिश करी थी. तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा है बच्चों. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएँगे तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर रो, व्हिच इज़ रो. क्या बोलते हैं उसको? RHO, दैट इज़ आर रो, रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर P बना के ऐसे टेढ़ा कर दो, दैट इज़ योर रो, ठीक है? R इज़ इक्वल्स टू रो L अपॉन A इज़ द रिलेटिव रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं बच्चों रेसिस्टिविटी. क्या बोलते हैं? इस सिंबल का नाम है रो, लेकिन जो रियल टर्म है दैट इज़ योर रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी क्या है बच्चों? एक ऐसी प्रॉपर्टी वायर की जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा की हमेशा कांस्टेंट रहेगी. मतलब हर एक वायर के लिए ये जो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है उसकी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी से बना हुआ है, वो डिफाइन करती है कि उसकी रेसिस्टिविटी क्या है, और हर वायर के लिए रहेगी वो सेम. इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मेटल ऑफ अ साइड 1 मीटर व्हेन द करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस. इट्स रिप्रेजेंटेड एज द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है? ऐसा यूनिट रेसिस्टिविटी क्या होती है बच्चों? देखो रेसिस्टिविटी का एक डेफिनेशन लिखी थी, दोबारा पढ़ो अगर ध्यान से. क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस
ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मेटल। ठीक है, एक मटेरियल ने जिसकी साइड 1 है, एक क्यूब समझो उसको, ऐसा समझो, या फिर आप उसको सिलेंडर समझ लो, ठीक है? फिर आप उसको सिलेंडर समझ लो, जिससे वो फ्लो हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लो आप, ठीक है? तो व्हेन करंट पासेस परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फोर्सेस, यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा, तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्यूब? कितना वो उसको रोकेगा? व्हाट इज़ द ऑब्स्टेकल्स दैट आर कमिंग इन द पाथ टू रेसिस्ट इट? कि कितना वो उसको रोक पाएगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा, ठीक है? हिंडर क्रिएट करेगा, दैट इज़ योर रेसिस्टिविटी। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? निकालनी है, बहुत सिंपल है, देखो R इज़ इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए है। अगर आप रो की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगी? R इंटू ए अपॉन एल, क्योंकि यूनिट निकालनी है रेसिस्टिविटी की। अब आर की यूनिट जानते हो आप, ओम होती है बच्चों। एरिया है तो मीटर स्क्वायर रहा होगा, और लेंथ है तो मीटर रही होगी। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर उड़ा दो तो क्या बचा? ओम मीटर। ओम मीटर क्या होती है बच्चों? ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ योर रेसिस्टिविटी। आप याद भी रख सकते हो, आप सॉल्व भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। इट डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन द लेंथ और द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये एक देखो, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था बच्चों, याद करा होगा आप लोगों ने। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनल की जगह आया था। तो ये जो वैल्यू है, ये वायर टू वायर चेंज होगी, ये वायर टू वायर चेंज होगी, अदरवाइज ये सेम रहेगी, ठीक है? इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी बच्चों, ठीक है? क्योंकि एरिया और लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऐसे चेंज होगा कि रेसिस्टिविटी को वो बराबर रखे। तो हर एक मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी एक ही होगी। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन द लेंथ और द क्रॉस सेक्शन एरिया, बट इट चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेसिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है बच्चों। मटेरियल बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हो ना, कि अगर हीट करते हो तो वो शीट्स बनना चालू हो जाते हैं, वो पिघलना चालू हो जाते हैं वायर्स, तो फिर उनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। दैट इज़ व्हाई कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, वी कैन से इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लेंथ और द एरिया ऑफ द वायर। रेसिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है? चलो, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल लिए हैं। बोला गया है द रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड अलॉय, मेटल्स और अलॉय की 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 के बीच में लाया करती है। व्हाइल दैट ऑफ इंसुलेटर इज 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17। क्या समझ पा रहे हो कि एक अलॉय और मेटल अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं? अभी देखो, अभी एक नया एग्जांपल है कंडक्टर के लिए आपके पास। कंडक्टर को ध्यान से समझना है बच्चों, बड़ा मजेदार है, बड़ा अच्छा चल रहा है ये, ठीक है? कंडक्टर को डिफाइन करने के लिए अभी तक हम लोग बोलते थे कि द मेटल्स या फिर द एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन आर द गुड कंडक्टर, लेकिन हम लोग ने अभी तक रेसिस्टिविटी की बात नहीं करी थी। ये एक और नया पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हो कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करने के लिए, कि the metals or the alloy which which have low resistivity, रेसिस्टिविटी कम होनी चाहिए, उसकी रेसिस्टिविटी हिंड्रेंस ही है एक तरह का यार। रास्ते में गड्ढे कितने हैं, ब्रेकर कितने हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो रास्ता है वो एक वायर है, और जो गड्ढे हैं उसके ऊपर से आप निकलोगे, ठीक है? और जो गड्ढे हैं वो रेसिस्टिविटी है, वो रेसिस्टिविटी कितना फॉलो कर रही है। जैसे कि कॉपर वायर में जहाँ करंट इजीली फ्लो जाता है, वहाँ टंगस्टन में नहीं हो पाता, अभी वो ग्लो करता है। तो आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट वायर में रेसिस्टिविटी अलग-अलग होती है। तो एक मेटल या अलॉय की जो रेंज होगी वो 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 से डिफाइन करेगी, जो कितनी कम है, कितनी स्मॉल है। ये इतनी स्मॉल है, दैट इज़ व्हाई वी से देम एज़ अ गुड कंडक्टर। व्हाइल दैट ऑफ इंसुलेटर आप देख पा रहे हो 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 17 तक कितनी ज़्यादा है। भाई 10 की पावर 12 समझ पा रहे हो? मतलब 1 के बाद 12 ज़ीरो लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा है। ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई दे आर द बैड कंडक्टर और द इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। चलो, कॉपर एंड एल्यूमीनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। कॉपर और एल्यूमीनियम को लोग यूज़ करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए। आपने देखा होगा जो आपके वायर्स होते हैं घर घर के अंदर वाले, या फिर घर के लिए जो आते हैं एल्यूमीनियम की मोटी सी केबल्स आती हैं, जो आपके ट्रांसफार्मर के पास वाली लाइन से कनेक्ट करती हैं, राइट? दे आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमीनियम बिकॉज़ देयर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इज़ वेरी लो। देयर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इज़ हाई बिकॉज़ ऑफ लो रेसिस्टिविटी। उसकी रेसिस्टिविटी कम है, इसलिए अच्छे से वो करंट को पास ऑन कर पाती हैं, आगे बढ़ा पाती हैं। दैट इज़ व्हाई वी यूज़ देम। द रेसिस्टिविटी ऑफ alloy in general higher than that of its constituent metals। तो alloy होते हैं बच्चों, alloy जो होते हैं उनकी कहीं न कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मिक्सचर से बने होते हैं और उसमें काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज़ का पार्ट होता है, राइट? उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ का पार्ट होता है। क्योंकि एक अलॉय है तो काफ़ी सारे मेटल से मिलके बना होगा वो, और दैट इज़ व्हाई कहीं न कहीं उनकी रेसिस्टिविटी हाई हो जाती है फॉर द सेम रीज़न।
Alloy do not oxidize or burn readily at high temperature, so they are commonly used in electric heating devices. इतनी वैसे हीटिंग डिवाइसेज है बच्चों जहाँ पर हमें हमें हाई टेम्परेचर के संग खेल खेलना है, जैसे कि प्रेस हो गई आपकी, या फिर आपकी एमसीबी हो गई जो उड़ सकती है, या फिर एमसीबी की बात नहीं करूँगा मैं, हाँ, जैसे जितने भी ऐसे डिवाइसेज़ हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए आपको, जैसे कि इमर्शन रॉड हो गई या फिर गीज़र की रॉड्स हो गई, वहाँ पे हम लोग एलॉयज़ का यूज़ करते हैं बिकॉज़ दे डू नॉट ऑक्सिडाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड readily, very readily. They oxidize very readily and at high temperature, and so they are commonly used in electric heating devices जहाँ पे आपको हीट की रिक्वायरमेंट है, हीटर, गीज़र, प्रेस, राइट? वहाँ पे हम लोग एलॉय का यूज़ करते हैं। The tungsten is used as most exclusively for filament of the electric bulb. टंगस्टन हम लोग यूज़ करते हैं एज़ अ फिलामेंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि हमें पता है कि भैया टंगस्टन का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, उसका जो एमपी है, मेल्टिंग पॉइंट है, उसका जो एमपी है भैया बहुत ज़्यादा है वो। पता है ये बात? तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, और क्योंकि वो हाई रेसिस्टिविटी शो करता है, इसीलिए उसका जो पावर कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है। वो 100 वॉट के आते हैं, 60 वॉट के आते हैं। वेयरएज़ एलईडी वो 7 वॉट की, 5 वॉट की, 10 वॉट की आती है, राइट? कम कम में भी आपको अच्छी रोशनी प्रोवाइड करती है वो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन योर एप्लीकेशंस एंड रेसिस्टिविटी दैट वी हैव डिस्कस्ड। और टंगस्टन वायर या फिर हीटिंग में अलॉय ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग। जितने भी हमें हीटिंग अप्लायंस होंगे वहाँ पे अलॉय यूज़ करेंगे। जहाँ पे जनरल होगा वहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, एल्यूमीनियम, सिल्वर ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। नाउ हियर द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। रीड करते हैं क्वेश्चन को और फिर फटाफट से सॉल्व करते हैं। नाउ जस्ट रीड इट एवरीवन। बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंशन है हम लोगों को। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। कितना है बच्चों? 60 वोल्ट है। मैंने ड्रॉ द करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, जब वो 4 एम्पीयर करंट लेता है तो 60 वोल्ट है। तो केस 1 लेते हैं बच्चों, केस 1 लेते हैं। जब उसका जो पोटेंशियल है, जब V है 40 60 वोल्ट है, जब V है हमारा जो 60 वोल्ट है, जब V हमारा 60 वोल्ट है, तो जो वो करंट ले रहा है, तो करंट का जो कंजम्पशन है, ड्रॉ द करंट ऑफ 4 एम्पीयर को पता है V I के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, है ना? कह रहा है व्हेन द करंट विल व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल अक्रॉस इंक्रीज टू 120। अगर हम लोग V डैश, अगर हम लोग केस 2 लेते हैं बच्चों, अगर केस 2 लेते हैं और उसका नेट पोटेंशियल है वो 120 वोल्ट हो जाता है, तो हमारे पास उसका आई कितना होगा? उसका आई कितना होगा? ठीक है। अच्छा, एक बात समझो बच्चों, जो जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो तो एक डिवाइस ही है ना। इलेक्ट्रिक हीटर तो आपकी एक डिवाइस ही है ना। इलेक्ट्रिक हीटर अगर कनेक्टेड है एक बैटरी के अक्रॉस मानो, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक आपका मस्त इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्टेड है। अब अगर इधर इलेक्ट्रिक हीटर आपका कनेक्टेड है, ये आपको मानो हीटर लगा हुआ है, बहुत सारी कॉइल्स हैं इसमें, ये आपका हीटर लगा है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है? और इससे करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूँ, जब आपका हीटर है, ये तो चेंज हो नहीं रहा, द डिवाइस इज़ सेम। बोलो हाँ कि ना? अगर डिवाइस सेम है तो जो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, बिकॉज़ टेम्परेचर इज़ आल्सो नॉट चेंजिंग, जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वो भी सेम होगा। क्या बोलते हो? तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वो भी सेम होगा। तो अगर हम लोग केस 1 का यूज़ करें और उसमें ओम्स लॉ लगा दें, तो हम लोग वहाँ से उसमें ओम्स लॉ लगा दें, तो V इज़ इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग वहाँ से हम लोग R निकाल सकते हैं। तो R की वैल्यू आने वाली है V अपॉन I. Now on solving it, V is what 60 and I is what 4, which means 15 ohm is our resistance. क्या यहाँ से जो resistance आ गया वो 15 ohm आ गया। अब in the next case also जो resistance रहेगा वो तो यही रहेगा, ये तो constant होता है। एक 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 आपकी डिवाइस में जो resistance होगा वो तो constant होगा। Now ये केस 1 के थ्रू करा था। अब जब वोल्टेज में इंक्रीज हुआ, केस 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? केस 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर? अभी हमारा जो V हो गया है वो 120 हो गया है, राइट? तो V हो गया है वो 120 हो गया है। तो अगर हम लोग V डैश इज़ इक्वल्स टू I डैश R यूज़ करते हैं। I डैश बोलता हूँ बच्चों उसको, कि I चेंज होगा तो उसको I डैश बोलता हूँ। नया V है, V इंक्रीज़ हुआ है तो उसको V डैश बोलता हूँ। सेम V से रिप्रेज़ेंट नहीं करूँगा मैं, अदरवाइज़ दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। आप एक वेरिएबल को एक तरीके से रिप्रेज़ेंट करिए, अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसको कुछ और बोलिए, राइट? याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। तो बच्चे यही गलती कराते हैं। V डैश कितना है 120, I डैश कितना है निकालना है अपने को,
और हमारा जो रेजिस्टेंस उन्होंने लिया है ये है 15 ओम। आई डैश की जो वैल्यू आई है वो आई है 120 अपॉन 15, सही बात है। तो योर 115 120 अपॉन 15, बट इफ यू सॉल्व इट इट वुड बी व्हाट 120 अपॉन 15 कितना हो जाएगा बच्चों? सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो 8 टाइम, 8 टाइम में जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमको जो आई आया वो कितना आ गया? 8 एम्पियर आ गया। यहाँ से जब वो करंट आ गया वो कितना आ गया? 8 एम्पियर आ गया। तो मतलब सर जब हम लोग उसको 60 वोल्ट से बढ़ा के 120 वोल्ट पे लेके जाएँगे, तो जितना करंट में इंक्रीज़ हो जितना पोटेंशियल में इंक्रीज़ हुआ है, उतना करंट में इंक्रीज़ होगा। देखो वैसे तो आप लोग उसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है? आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एनालाइज़ करके कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक ओहमिक कंडक्टर है, आपके पास एक ऐसा 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 डिवाइस है जो ओह्म्स लॉ को फ़ॉलो करता है, तो वी आई के प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब वी अपॉन आई का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको इस एक और बात समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? देखना, अगर मैं ये बोलता हूँ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ यहाँ पे, ये हमारा जो पी और आई है, तो सेम रहेगा, राइट? ये तो सेम रहने वाला है। अगर ये सेम रहेगा, मैं क्या बोल सकता हूँ सर कि P इज़ प्रोपोर्शनल टू I, तो V अपॉन I का जो रेशियो रहेगा ये एक कांस्टेंट के बराबर रहेगा। तो अगर मैं केस 1 को V1 I1 बोल दूँ और केस 2 को V2 I2 बोल दूँ, तो ये तो एक कांस्टेंट के बराबर होंगे। तो ये दोनों कांस्टेंट के बराबर हैं, तो इनका जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो V1 अपॉन I1 इज़ इक्वल्स टू V2 अपॉन I2। क्या ये बात भी बोली जा सकती है? नाउ V1 इज़ व्हाट सर? 60, I1 is what sir? 4, V2 is what sir? 120, I2 is what? We need to find. So from here I2 comes to be, I2 को मल्टीप्लाई करो, 60 को नीचे ले आओ, 120 अपॉन 60 का 4 ऊपर जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई होके, तो ये आ गया 2 टाइम में, तो आप देख पा रहे हो 8 हो जाने वाला है। बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, देखो बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। अगर V 60 से जा रहा है 120 पे, आई भी 4 से जाएगा डबल में 8 में। बस ये छोटी-सी आपके ऑब्ज़र्वेशन से भी आंसर आ सकता है, लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप ये मेथड यूज़ करो। यूज़ दिस मेथड फॉर सॉल्यूशन because the paper is subjective, and if it is subjective you need to write it in a proper way what all values you have already been given, और आपको उसको कैसे यूज़ करना है, ये दोनों बातें ही आपको पता होनी चाहिए एक्सप्लेन कर पाओ। ओके? चलो, तो वैसे हम लोग ने इसमें क्या यूज़ करा सर, यहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, वो रिलेट करा है ओह्म्स लॉ के संग, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बोला है कि अगर सेम डिवाइस है तो रेजिस्टेंस वहाँ पे सेम ऊपर होगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। एक और क्वेश्चन है बच्चों बहुत प्यारा सा, बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो लेंथ जो गिवन है हमको वो है 1 मीटर, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो है 26 ओम, और टेम्परेचर की जो बात चल रही है वो चल रही है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? इन अप्रॉक्स टू रूम टेम्परेचर व्हिच इज 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3, हम लोग को डायमीटर पता है बच्चों, डायमीटर ऑफ द वायर इज गिवन टू अस एज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट दैट टेम्परेचर? हमको रो निकालना है, हमें रो निकालना है। देखो आर दिया है, एल दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लोगे क्या? 0.3 अपॉन 2 मतलब सर 0.15 एमएम क्या आ गया? उसका रेडियस आ गया। अब ये सब बातें अगर गिवन है, सॉल्यूशन बहुत ईज़ी हो गया सर, कैसे? सर अगर हम लोग रेसिस्टिविटी वाला रिलेशन याद करें जहाँ बोलते हैं हम लोग R इज़ इक्वल्स टू रो L अपॉन A, बहुत ही ईज़ी हो गया। अच्छा, जो हमारा A होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर होगा बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है सर? 26 है। रो अपने को निकालना है, लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर है, एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है सर? 1.15, लेकिन एमएम में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। इसका याद रखना, तो ये बच्चे यही गलती कर देते हैं, और ये आर का होने वाला है स्क्वायर। इस पूरे को इधर ले चलेंगे मल्टीप्लाई करने, 26 इंटू पाई की वैल्यू डालता हूँ 2/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 करेंगे बच्चों, 1.5 इंटू 1.5, और किसको ऐसा कर लो 15 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कर लो इसको, ठीक है? 15 की पावर माइनस 5 करो, 15 की पावर 5 करोगे तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 2 टू 5, 15 का स्क्वायर इज 2 टू 5, और 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 10। ऐसा क्यों करा मैंने? देखो दो
डेसिमल को इधर शिफ्ट करा तो नंबर बड़ा हुआ तो पावर छोटी हो जाएगी, -5 चली गई, देख रहे हो ना -5 छोटा नंबर होता है और ये बराबर आ गया आपके रो के, राइट? अभी इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा आंसर ओम मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ये क्यों करा, कैसे करा? R इज़ इक्वल्स टू रो L अपॉन A यूज़ करा है और पूरा इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया है, एज़ सिंपल एज़ दिस। आई होप समझ में आ रहा होगा, सॉल्व कर लोगे इसको ना। 26 into 22 into 225 10 की पावर -10 काटे-पिटी में चाहो तो 7 से कुछ काट दो पहले और फिर इसको सॉल्व कर लेना या फिर इसको 3.14 यूज़ कर लो आप। तो 3.14 यूज़ कर लोगे तो और ईज़ी हो जाएगा क्योंकि कट तो रहा नहीं है तो 3.14 यूज़ कर लो। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से कि सर हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करते हैं, क्या-क्या तरीके होते हैं। तो लेट मी टेल यू 2 तरीके होते हैं। पहला इज़ योर सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड दूसरा इज़ योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 तरीकों से हम लोग सीरीज़ और पैरेलल में कंबाइन करेंगे या फिर इनके सीरीज़ और कंबाइन को मिला के कुछ रेसिस्टर को कंबाइन करेंगे। रेसिस्टर कंबाइन क्यों होंगे बच्चों? क्योंकि आप देखो ना आपके घर में ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेज़ हैं, तो वो भी कनेक्टेड होते हैं एक-दूसरे से। किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी बात हम लोग कर रहे होंगे। जैसे एक हो गया देखो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ में क्या होता है देखो, आप एक के बाद देखो दूसरा लगा होता है और पैरेलल में क्या होता है एक के ऊपर या एक के नीचे लगा होता है, ऊपर-नीचे होता है, ठीक है? ये देखने का तरीका है लेकिन ये ईज़ी तरीका है। अभी समझोगे आप कि आप कैसे फाइंड करोगे कोई सर्किट सीरीज़ है कि पैरेलल है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये बन सकते हैं। सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही खतरनाक आप सर्किट डायग्राम देख सकते हो। ऐसे स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल के आगे 4-5 और रेक्टेंगल लगे होंगे, हो सकते हैं एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स लगे हों और लेट मी टेल यू द वेरी सेम चैप्टर इज़ इन योर क्लास 12th एज़ वेल। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पूरी एक यूनिट है, इसको आप पढ़ोगे क्लास 12th में अपने, तो आपको चीज़ें वहाँ पे भी पढ़नी ही पड़ेंगी, रिकॉल करनी ही पड़ेंगी अभी, ठीक है? तो बोल रहा है सीरीज़ सर्किट इज़ मेड बाय कनेक्टिंग द एंड ऑफ वन डिवाइस टू द बिगिनिंग ऑफ वन डिवाइस, ठीक है? ऐसे हमने सीरीज़ में कनेक्ट करा है बच्चों, देखो एक के बाद एक लगा हुआ है। सीरीज़ में कनेक्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, कैसे आप देखोगे सीरीज़ है कि नहीं? 2 तरीके होते हैं। एक होता है आप करंट को फ्लो करा के देख लो, कि अगर करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो वो होता है सीरीज़। इसमें करंट का फ्लो डिफरेंट हो जाता है बच्चों, इसमें करंट का फ्लो क्या होता है? डिफरेंट होता है, जो हमारा I होता है, वो होता है डिफरेंट। तो करंट अगर डिफरेंट है तो पैरेलल है, सेम है तो सीरीज़ बोलते हैं। द पैरेलल सर्किट द सेम टर्मिनल ऑफ बोथ द डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है? देख रहे हो, ये आपस में कनेक्ट होती हैं, टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट होता है, यहाँ पे ये आपस में कनेक्ट होते हैं। ये इसका एक मेजर डिफरेंस है, कैसे पता करोगे? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? बहुत ही सिंपल है। क्या करो, देख लो करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन इज सेम और नॉट, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। देखो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा सर करंट पास होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, राइट? तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को फ्लो कराया हम लोगों ने, करंट गया, करंट निकला, गया, गया, जा रहा है, मुड़ जाएगा, जो पाथ होगा वहाँ मुड़ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ तो नीचे वोल्टमीटर लगा है लेकिन रेजिस्टेंस आगे लगे हैं और वोल्टमीटर के पास होता है हाई रेजिस्टेंस, के पास होता है हाई रेजिस्टेंस। जहाँ हाई रेजिस्टेंस होता है वहाँ करंट नहीं जाता। करंट को पता है वहाँ हाई रेजिस्टेंस है। जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ वो जाएगा ही नहीं। वोल्टामीटर के पास होता है बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस, ठीक है? तो पहले यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे आया वही आई करंट, फिर वही करंट आई यहाँ पे आया। तो देख रहे हो ना, आई का सेम करंट फ्लो हो रहा है, जो आई R1 से गया, वही आई R2 से गया, वही आई R3 से गया। तो अगर ये सेम है, इट मीन्स इट्स अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। फिर वापस आ गया। दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल्स टू आर नेट या फिर आर सीरीज इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आप चाहो तो उसको प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव कैसे होगा? ओम्स लॉ के थ्रू ही होगा। आप बोल दोगे कि यहाँ पे जो आपके पोटेंशियल हैं, यहाँ पे जो आपके पोटेंशियल हैं वो कंबाइन करके निकलेंगे, मतलब जो भी हमारा पोटेंशियल इसका होगा और इसका होगा। चलो एक चीज आपको बताता हूँ बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ आपको मैं। सीरीज में सीरीज में करंट सेम रहेगा, लेकिन लेकिन पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा, वो अलग-अलग होगा, वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो आई रहेगा, यहाँ पे जो आई रहेगा इन द पैरेलल कनेक्शन, हमारे पास जो आई होगा, बात कर रहा हूँ पैरेलल की बच्चों, पैरेलल में जो हमारा आई होगा, आई का मतलब है करंट जो होगा हमारा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V है वो सेम होगा। इसका लॉजिक कैसा है, क्यों कैसे है बताऊँगा मैं, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ सीरीज़ की, सीरीज़ में I क्या होगा? सेम होगा, V क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर मैं बात करूँ पैरेलल की,
आई क्या होगा, डिफरेंट होगा, और जो बी होगा वो सेम होगा। ये कैसे कैसे होगा मैं भी समझाता हूँ आपको फटाफट से। लेकिन इनका जो रिलेशन होगा बच्चों क्या होगा, V1 R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसका पोटेंशियल आता है बच्चों वो तीनों को ऐड करके आता है। तो आएगा, प्रूव करना है अगर आपको तो कैसे करोगे देखो, प्रूव कैसे करोगे आप बोलोगे, जो नेट पोटेंशियल होगा वो कैसे आएगा सर, सारे पोटेंशियल्स को ऐड करके, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 करके। ओके, मैं इसको व्हाइट ही ले लेता हूँ यार, एक मिनट को व्हाइट ही कर देते हैं इसको। तो व्हाइट करके शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए आपको, राइट? तो अगर ये सर्किट था हमारा, मानो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा सर्किट था, अगर मैं इसको उठाता हूँ, तो क्या चल रहा है बच्चों? यहाँ से जो करंट आया, वो यहाँ पे गया, वही यहाँ पे गया, और वही यहाँ पे गया। लेकिन इनका जब पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है बच्चों। और टोटल पोटेंशियल कब आता है, जब सबको ऐड कर दो। तो यहाँ पे V1 मानते हैं पोटेंशियल, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। तो V जो टोटल होगा वो कब बनेगा, जब V1, V2 और V3 को आप ऐड कर देंगे। अब V1 की वैल्यू क्या होने वाली है सर, V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो V होता है वो आई आर के बराबर होता है। तो V1 क्या होगा बच्चों, आई R1, आई सेम जा रहा है देखो, V2 क्या होगा बच्चों, आई सेम जा रहा है, V चेंज क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, और V चेंज हो रहा है, आई R3। V1 की जगह मैं पुट करूंगा आई R1, आई R2 और आई R3। और V टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा सर, आई तो टोटल करंट गया और टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उसके बराबर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आई कॉमन लेने पे कट जाएंगे। R की वैल्यू क्या आई, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज का रिलेशन। यही होता है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज का रिलेशन। तो याद रखेंगे, सीरीज है तो सीधे जोड़ दो उनको, सीरीज है तो सीधे सीधे जोड़ दो, बस एज सिंपल एज दिस, ठीक है। अब देखते हैं पैरेलल का। voltage across the resistance is same, current is different, now in this I is different but resistance is same। अब आपको बताना है कि यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा। मैंने होमवर्क लिखा हुआ है लेकिन बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, शायद प्रूव करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो आपको, तो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे करेंगे। तो जो वोल्टेज इज सेम, ठीक है, वोल्टेज सेम है तो डिफरेंट क्या है, करंट है। अब देखो आई करंट आया, आई करंट आया, आई करंट गया, लेकिन आई करंट तो यहाँ पहुंचते ही तीन पाथ मिले, एक ये और एक ये। अब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, अब एक रास्ता नहीं है, जैसे पानी आ रहा है, करंट इज व्हाट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मानो फ्लो ऑफ पानी है, पानी को तीन रास्ते मिले, पानी आ रहा था, पानी को तीन रास्ते मिले, इधर इधर और इधर। क्या अभी वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन कि स्लोप कैसा है, जगह कितनी है, पाथ कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो जाएगा वहां पे, राइट। वैसे ही यहाँ पर अभी करंट जब जाएगा तो वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहाँ पे गया, फिर से I1 गया, यहाँ पे I2 गया, और यहाँ पे I3 गया, I1 गया, I2 गया और I3 गया। अभी यहाँ पे होने क्या वाला है बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज सेम। अभी अगर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर सेम है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर सेम है, तो सर यहाँ पे जो हमारा V होगा, तो यहाँ पे जैसे उसका कॉम्बिनेशन से बनना था, अब यहाँ पे तो वोल्टेज सेम है, तो I जो होगा बच्चों वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, क्योंकि करंट हमारा अलग अलग हो गया। तो टोटल करंट कब आएगा, जब सर ये तीनों वापस इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे और यहाँ पे आके मिल जाएंगे, वापस आई करंट हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। आई क्या है सर, आई है हमारा तीनों का सम, I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम है। अब I1 की वैल्यू क्या होने वाली है सर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर होगा। लेकिन यहाँ पे V तो सेम है, आर डिफरेंट है। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V सेम है, V अपॉन वही V1 रहेगा, V बोल दो उसको, R2 V ही बोल दो उसको, बल्कि लेट्स कॉल इट V। और ऐसे I3 इज व्हाट, ऐसे I3 इज व्हाट, I3 वुड बी V अपॉन R3। पुट कर दो यहाँ वैल्यू, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और ये V अपॉन R के बराबर होने वाला है। सर V कॉमन लेके V सारे कट जाएंगे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका जो कॉम्बिनेशन होता है ये होता है पैरेलल
कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ओके, तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन याद रखेंगे। इतना ही रखते हैं आज के लिए। कोशिश करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स को अपने आप से रिकॉल करें और इनके क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस जरूर करें खुद से। मिस आउट ना करें किसी भी कॉन्सेप्ट पे, हर चीज को पढ़ें, हर चीज को समझें, एनालाइज करें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, जल्दी से एक बार मैं रिकॉल करता हूँ कि उन्होंने क्या-क्या पढ़ा एंड व्हाट वी ऑल हैव सीन इन दिस लेक्चर ऑल टुगेदर। जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। तो क्या-क्या देखा हम लोगों ने? हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बोला था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए दैट वी हैव डिफाइंड इन द होल चैप्टर। उन्होंने डिफाइन करा सर्किट क्या होता है, एक क्लोज पाथ, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं इन डूइंग द इन कैरिंग द चार्जेस। ओम्स लॉ डिफाइन करा, V इज इक्वल्स टू IR होता है, रेजिस्टेंस डिफाइन करा, वेरिएबल रेजिस्टेंस करा, रिओस्टेट करा, तो पहले पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। फिर उन्होंने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा हमारा रेसिस्टिविटी का, जहां से उन्होंने R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A को प्रूव करा। आर की यूनिट होती है यहाँ निकाली हम लोगों ने बच्चों, ओम्स, ओम मीटर। आर को डिफाइन करा, उसके देखा कि उसमें किससे किस इफेक्ट होगा, लेंथ डिफाइन करा कि सर लेंथ और एरिया से कोई इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट जो होने वाला है वो उसके टेम्परेचर से ही होगा, होगा तो अदरवाइज इट इज सेम, इट इज कांस्टेंट। ओके, फिर हमने डिफाइन करा कि भैया जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनकी रेंज ये होती है, इंसुलेटर की रेंज ये होती है। और कॉपर और एल्युमिनियम अच्छे कंडक्टर क्यों है? क्योंकि रेसिस्टिविटी लो है, बहुत लो है। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय की बात करी, कहीं ना कहीं हायर होती है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं। अलॉय की बात करी, क्या होते हैं, टंगस्टन कैसे यूज करते हैं, करा जाता है, क्यों यूज करा जाता है। फ्लूइड क्वेश्चन करा हम लोग ने, जहाँ पर हम लोग ने हीटर को एग्जाम्पल माना और हीटर एज अ डिवाइस माना। तो कॉन्सेप्ट वही था कि ओम्स लॉ लगाएंगे और उसका रेजिस्टेंस सेम पता करेंगे। जो V में चेंज आएगा वही I में चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और हमारा आंसर आया वहां से, राइट। फिर हमने एक रेसिस्टिविटी पे एक क्वेश्चन करा और उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी हमारी आज की, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। एक बार सीरीज में कनेक्ट करके देखा बच्चों हम लोगों ने, सीरीज में देखा तो एक ऑब्जर्वेशन मिली, पैरेलल में करा था एक और ऑब्जर्वेशन मिली, और उन दोनों को कंबाइन करके अभी सेट कुछ रिलेशन निकलेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के, जो कि आए हमारे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज का फॉर्मूला है हमारा बच्चों। सीरीज के लिए हमारा जो आया आर एस या फिर आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करके आया बच्चों एक फॉर्मूला। और दूसरा मैंने निकाला पैरेलल के लिए बच्चों, मैंने बोला आर पी, इसको हम बोल सकते हैं आर पी। पैरेलल के लिए जो हमारा फॉर्मूला फॉर्मूला आया वो क्या आया बच्चों, पैरेलल के लिए इट्स 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस 1 अपॉन R3। इन दोनों रिलेशन से वी केम टू द कंक्लूजन कि भैया हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा। लेकिन एक जो बहुत ही मोटी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, वो ना भूलना बच्चों। कल मिलेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना कि अगर हम लोग सीरीज की बात करें, अगर हम लोग बात करेंगे सीरीज की, द सीरीज कॉम्बिनेशन आई रिमेन्स द सेम। जो करंट है हमारा वो सेम रहता है बच्चों, इट रिमेन्स द सेम। बट वी विच इज हमारा वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा, राइट, वो हो जाता है डिफरेंट, हो जाता है different if this is in series. But if we move to parallel and talk about the parallel combination में I रहता है, जो हमारा करंट रहता है वो रहता है बच्चों डिफरेंट, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो हमारा V होता है वो होता है सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस ऐसे लंबे 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 सीरीज में लगे होंगे, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो एक दूसरे के नीचे या फिर एक दूसरे के ऊपर बोल सकते हो, ऐसे लगे होंगे एंड दे विल बी कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी। इनके कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन नहीं बन सकते, जैसे कुछ सीरीज में है बच्चों और फिर कुछ रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है, ठीक है। हमें बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। इनको लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, तो डोंट वरी। तो ये हो गया आपका एक प्योर सीरीज का डायग्राम, ये हो गया एक पैरेलल का, और ये आपके पास देख रहे हो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों ही हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसकी बात नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। डोंट फॉरगेट टू, जानते हो ना, तो जानते हो, जानते हो, सोशल मीडिया लिंक नीचे मेंशन है,
फ़ोन नंबर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा जीमेल आईडी आपके पास मेंशन है, यू कैन यूज़ इट, वी हैव आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, जाके फॉलो करो उनको और बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर पोस्ट यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ, इज़न्ट इट अमेजिंग? ठीक है, चलो आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे एंड देन वी विल बी डिसाइडिंग फर्दर कि कैसे हम लोग रेसिस्टेंस सीरीज़ को पैरेलल और सीरीज़ में कंबाइन करके क्वेश्चन को मल्टीपल सॉल्व कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। एक और बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों कि इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, घर का जो बिल आता है वो कैसे निकालते हैं और वो सर्किट क्वेश्चंस यूज्ड ऑफ हीटिंग की सन। तो अपडेट रहना नेक्स्ट सन पे, बाकी बच्चों के साथ शेयर कर दो। होते हैं मस्त 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 नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।